Welcome back once again my all the 11th class students। बच्चों, आज फिर से आप सबका मैं इस केमिस्ट्री की न्यू क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कशन करेंगे, क्वांटम मॉडल ऑफ द एटम के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ जो कि आपके इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नोन एज द क्वांटम नंबर्स, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटम नंबर्स को आपको जानना बहुत जरूरी है। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हैं और इनकी प्रेजेंटेशन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, कितने तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम वन बाय वन करके यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी मैटर का, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर्स आर देयर। नंबर वन is the particle like nature and the second one is known as the wave like nature। ठीक है बच्चों, मीन्स डी ब्रॉगली ने हमें ये बताया कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर, बेसिकली डी ब्रॉगली का जो ये कॉन्सेप्ट था वो माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के लिए था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, इसके लिए था। मैक्रोस्कोपिक बड़े पार्टिकल्स के लिए नहीं था। रीजन मैंने भी लास्ट टॉपिक में आपको बताया था, लास्ट वीडियो लेक्चर में। अगर नहीं देखा है तो फिर से आप लास्ट वीडियो लेक्चर जो कि डी ब्रॉगली और हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पर है, उसे डिस्कशन कर लीजिए। उसे देख करके उसमें की जो चीजें दी गई हैं, जो डिस्कशन हुआ है, उन चीजों को फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों। तो डी ब्रॉगली ने ये बताया कि किसी भी सब्सटेंस के दो तरह के नेचर होते हैं, एक तो वेव लाइक नेचर और एक पार्टिकल लाइक नेचर। ओके, ये बात हमें समझ में आ गई थी। नेक्स्ट, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बताया गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का उसके ऑर्बिट में या किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक टाइम पर simultaneously, okay, we cannot find the position as well as the momentum or the velocity। okay बच्चों, ये कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, हीजनबर्ग ने दिया। अब यहां पर इस तरह से अगर देखा जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन का उसके ऑर्बिट में हम जो डिस्कशन करते हैं, हम ये जो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो फिर यहाँ पर उसकी स्पीड या हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पर यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट हमारा फेल होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को समराइज करने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए एक ब्रांच ऑफ द साइंस और बनी। इसके ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कशन किया और अलग अलग साइंटिस्ट ने फिर इसके ऊपर बहुत सारे इनके कॉन्सेप्ट बताए। ठीक है बच्चों, इस ब्रांच ऑफ साइंस को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। राइट, नाउ यू कैन राइट इट डाउन। दिस इज आवर टॉपिक दैट इट इज नोन एज द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, और क्वांटम मॉडल ऑफ द एटम। बच्चों, दिस वन इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द बेसिकली ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द नेचर ऑफ द पार्टिकल। ओके, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन
एक तो मैटर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और दूसरा वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वेव लाइक। अब इन्हीं की स्टडी साथ ही साथ हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी और एसोसिएट और मॉडिफाइड करते हुए क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं ऐसे पार्टिकल्स की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, जिनके कैरेक्टर्स बोथ इस तरह से होते हैं और इनके बारे में हमें डिटेल स्टडी पता चलती है। तो इसके बेसिस पर कि क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर एक एटॉमिक मॉडल बना और इन एटॉमिक मॉडल्स में फिर क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में एक वर्ड और लिया जाता है जिसको बोलते हैं वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन को इस तरह से सिंबल से, ठीक है, साइज के सिंबल से यहां पर डिनोट किया जाता है। वेव फंक्शन अगर आप बुक में देखोगे तो इस तरह का सिंबल आपको लिखा मिलेगा। सो दिस क्वांटम मैकेनिक्स ने इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का 3D स्ट्रक्चर शो किया और अलग अलग पॉइंट्स बताए। जैसे ये बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसकी जो एनर्जी होती है वो एक क्वांटाइज्ड होती है, ओके, एक नीथ होती है, एक कांस्टेंट होती है, राइट। किसी भी एक जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर हम उनके ऑर्बिट, उनकी पोजीशन और उसके जो स्पीड, जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम नहीं निकाल सकते। तो इसकी कुछ अलग अलग पॉइंट्स भी हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं ये समझ में आ गया। फिर इससे रिलेटेड आगे हम पढ़ते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट वन इज नोन एज द क्वांटम नंबर। बेसिकली क्वांटम नंबर क्या है, प्लीज नोट इट डाउन दिस टॉपिक। क्वांटम नंबर्स बच्चों, बेसिकली दिस क्वांटम मैकेनिक्स से ही ये क्वांटम नंबर निकल करके आया। और क्वांटम मैकेनिक्स ने अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के लिए, जैसे अभी हम पोजीशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके मूवमेंट को लेकर के कुछ यहाँ पर हमें नंबर्स बताए गए एंड विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स वी कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द बेसिकली एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एटम। क्वांटम नंबर्स बेसिकली यू कैन, क्वांटम नंबर क्या है, जैसे क्वांटम नंबर्स को हम इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमें कहीं पर किसी के यहाँ पर लेटर भेजना है, ओके, तो बिना लेटर के करेक्ट एड्रेस उसके ऊपर लिखे वो लेटर कभी किसी भी जगह पर नहीं जा सकता है, ओके। हर एक पोजीशन की कुछ न कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है और इस वैल्यू को, उस पोजीशन को हम एड्रेस से समझते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कोई एटम है और इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ओके, दिस वन इज द न्यूक्लियस, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, तो ये जो सेल हो गई, क्या इन सेल में भी कुछ और होता है? क्या इन सेल में भी सब सेल होती हैं? क्या इन सेल में कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं? या इस ऑर्बिटल में या इस सेल में इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है? उसका मूवमेंट कैसा है? ठीक है, इन सब सारी चीजों को हम क्वांटम नंबर के इंटरनल में डिस्कशन करते हैं। So the complete address which you can say that these are the numbers which give us the knowledge
about the exact position, okay, of the electrons in the atom. अब ये नंबर्स क्या क्या हैं ये हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं. ओके बच्चों, नाउ लुक, generally there are the four types of the quantum numbers are there. Four types. Okay, now what are these four types? First one is known as the principal quantum number. Principal quantum number, right bachcho? Now this principal quantum number is denoted by a small letter n, right? It is basically the main number of the shell. Everybody, you are knowing that electrons which revolves around the nucleus in the different types of the energy levels. ये सपोज अगर न्यूक्लियस है, अब जैसे न्यूक्लियस के बाहर ये सेल, दिस वन इज द फर्स्ट सेल, ओके, एनर्जी लेवल considering from the increasing order of the from the nucleus. So this one is known as the first energy cell, this one is the second energy cell, this one is the third energy cell, then fourth energy cell and fifth one and so on. So principal quantum number basically it shows the main energy cell. अब ये जो सेल होती हैं इन सेल को ही, अलग अलग सेल को ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं. ठीक है बच्चों, इनको डिनोट स्मॉल एन से किया जाता है एंड दिस स्मॉल एन इट मे बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड these which we can alphabetically represent also as n is equals to k l m n n etc. ठीक है, k l m n कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं. हर एक एनर्जी लेवल, हर एक जो इनकी सेल है इनकी अपनी एक एनर्जी लेवल होती है. सपोज अगर हमने थर्ड की बात किया तो थर्ड में खुद की अपनी, जैसे जैसे हम दूर होते चले जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है. ओके, सो फर्स्ट वन क्वांटम नंबर इज नोन एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट वन इज नोन एज द एजीमुथल और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर. लुक बच्चों, द सेकंड वन इज नोन एज द एजीमुथल, ओके, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर. ओके बच्चों, क्वांटम नंबर एंड दिस इज डिनोटेड बाय एल. किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से. एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं. ठीक है बच्चों, अगर n की वैल्यू हमें पता है तो l की वैल्यू 0 to n-1 तक होती है. ओके, सपोज इफ n is equals to 3, सपोज फॉर एग्जांपल n is equals to 3, तो फिर l की वैल्यू क्या हो जाएगी? l की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक होती है. This is the range of the azimuthal quantum number. Basically, azimuthal quantum number denote us the subcell, okay, of the particular energy level. Okay, जैसे n है तो n ने क्या बताया? शेल बताया. लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें? एजीमुथल क्वांटम नंबर उस पर्टिकुलर शेल के अंदर पाई जाने वाली सबसेल को बताता है कि कितनी उसके अंदर सबसेल है, और अलग अलग सबसेल्स को हम अलग अलग नंबर से डिनोट करते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो ये हमें पता चल गया कि L की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के n-1 तक होती है.
जैसे अगर n इज इक्वल टू 3 है तो थर्ड सेल में कितनी सबसेल होंगी, राइट बच्चों? थर्ड सेल में, फिर से मैं कह रहा हूं, थर्ड सेल में कितनी सबसेल्स होंगी? सो दिस L which give us the knowledge about the subcell in the particular cell कितनी होगी आप जरा देख लीजिए. सो L it will be for 3 it will be 0 then 1 and then after 2 0 से लेकर के n-1 तक 3 - 1 यानी कि क्या आ गया 2. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब थर्ड सेल में 3 तरह की सबसेल्स होंगी. ओके बच्चों, इन सबसेल्स का नंबर क्या होगा? इन सबसेल्स का नंबर होगा 0 1 2. ठीक है, जैसे इसके लिए चार्ट भी है, वो भी मैंने दिया हुआ है नोट्स में और आप बुक में भी देख सकते हैं. जैसे ये सबसेल्स को हम डिनोट करते हैं S P D F G और H से. ठीक है, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सबसेल्स आर देयर which we denote by the small letters S, P, D, F, G and H. Now this S is denoting by 0 number, P 1, then after 2, then after 3, then after 4 and then after 5. So 1 2 3 4 5 6 लगभग 5 तक आपके कोर्स में यहाँ तक ही है. इसके आगे और बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, यही तक अभी हम देखते हैं. ठीक है बच्चों, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा हो तो सर इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद की कोई जरूरत नहीं है. अब हमें ये देखना है कि ये n सेल थर्ड सेल में कितने सबसेल्स होंगी. सो इन द थर्ड सेल देयर विल बी टोटल 3 सबसेल्स. कौन कौन सी सबसेल्स होंगी? 0 1 and 2. मीन टू से S सबसेल, P सबसेल एंड D सबसेल्स होंगी. ओके बच्चों, इसका नंबर यहां नहीं आएगा. तो ये हो गया S P D F G एंड H. आई होप कि क्लियर हो रहा है. इसी तरह से अगर हम किसी और नंबर के लिए डिस्कशन करें, फॉर एग्जांपल जैसे अगर 1 फर्स्ट सेल के लिए ले लिया तो फर्स्ट के सेल के लिए क्या हो जाएगी? L की वैल्यू सिर्फ 0, यानी पहली सेल में कितनी होगी? ओनली S ऑर्बिटल होगा. 0 का मतलब यहाँ ये नहीं कि कुछ नहीं होगा, 0 वाली सबसेल होगी. 0 वाली सबसेल का मतलब S सबसेल होगी. अगर हमने यहाँ पर 4 ले लिया, सपोज 4 if n is equal to 4, then how many subsets will be there? 0 1 2 and 3. बात समझ में आ रही बच्चों? 1 2 3 4 टोटल 4 सबसेल्स होंगी यहाँ तक के लिए. S P D and F सबसेल्स वहां पर मिलेंगे. आई होप कि क्लियर हो रहा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड क्वांटम नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं. वीडियो पॉज करके इसके जो चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं इसको भी आप सब नोट करते चलिए. नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ द क्वांटम नंबर इज नोन एज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ओके बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. राइट बच्चों, magnetic quantum numbers. Now this magnetic quantum numbers which is denoted by the m, this small letter m, basically magnetic quantum numbers give us the magnetic property of the electron. ठीक है, of that particular atom generally. अब इस m की वैल्यू हमें क्या, कैसे हम निकालते हैं? This the value of m, the magnetic quantum numbers value which depend upon the subsidiary quantum number. जो सबसेल्स होती हैं उन सबसेल्स के ऊपर बेसिकली ये डिपेंड करती हैं. ओके, तो L के बेसिस पर हम m निकालते हैं. अब अगर पर्टिकुलर L दिया हुआ है, ठीक है, n दिया होगा, सपोज n से हम स्टार्ट करते हैं, सपोज n इज इक्वल्स टू 3 दिया है, तो फिर L की वैल्यू हमें पता होगी. L कितना हो जाएगा? L की वैल्यू हो जाएगी 0 1 and 2. नाउ फॉर द L, अब ये L की 3 वैल्यू है 1 2 3. यहां पर हमें ये देखना है बच्चों कि जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू
-l से लेकर के +l तक होती है। कहां से? -l से लेकर के +l तक होती है। ओके, इंक्लूडिंग 0। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर l किसी पर्टिकुलर सेल में, सपोज अगर l 2 है, ये सबसेल है, ठीक है, 2 वाली सबसेल है। if l is equals to 2, now if l is equals to 2, then m की जो वैल्यू होगी वो होगी -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो कहां से कहां तक हो गई? -l से लेकर के +l तक हो गई। ठीक है बच्चों? So if l value it will be the from -l to +l for the m। क्लियर हो रहा है? अब यहां पर हम इसे सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कोई भी l की वैल्यू दी होगी, सपोज ये 2 दिया है, तो एक्चुअल में जो m की वैल्यू होती है इट विल बी 2l + 1। ओके, एक उससे ज्यादा जितनी, सपोज अगर 3 दी है 3, तो 3 2 जा 6 1 7। कहां से कहां तक? -3 से लेकर के +3 तक। सो -3, ओके, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। कितनी हो गई? 7 हो गई। अगर 3 दिया तो 3 2 जा 6 +1 7। बात समझ में आ रही है? ओके बच्चों, तो l की वैल्यू अलग अलग के लिए -l से लेकर के +l तक के लिए। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ टाइप ऑफ द क्वांटम नंबर इज नोन एज द स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं मुझे? स्पिन क्वांटम नंबर। नंबर 4 इज नोन एज द स्पिन क्वांटम नंबर। ओके बच्चों, now this spin quantum number is denoted by s, small s, spin quantum number। ठीक है बच्चों, बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर्स give us the knowledge about the spinning of the electrons in the particular orbital। जो l है, ठीक है, l के अंदर ऑर्बिटल्स, ये बेसिकली ऑर्बिटल्स हमें बताता है m, वो ऑर्बिटल्स का हमें ये सेल, ये सबसेल, ये ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन हमें स्पिन क्वांटम नंबर देता है। ओके, अब किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दो तरह से, देयर इट कैन बी 2 टाइप्स ऑफ द स्पिनिंग। Number 1 is known as the clockwise spinning and the second one is known as the anti-clockwise spinning। So जो clockwise spinning होती है उसे हम डिनोट करते हैं +½ से। ठीक है बच्चों, जबकि एंटी-क्लॉकवाइज जो स्पिनिंग होती है उसे हम डिनोट करते हैं -½ से। यहां पर पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हमें डायरेक्शन बता रहा है, हाफ 1/2 इट्स वैल्यू बता रहा है। ओके बच्चों, सो अगर हम किसी भी ऑर्बिटल में डिनोट किया गया है +½ इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जबकि -½ है तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, अलग अलग m के लिए, जितनी भी m है, अलग अलग m के लिए जो हमने -l से लेकर के +l तक की वैल्यू निकाली होगी, उस अलग अलग l के लिए s की वैल्यू भी अलग अलग होगी। लेकिन कि एक ऑर्बिटल के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें है तो सिर्फ +½ अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स में आ रहे हैं तो एक +½ और दूसरी -½ से हम शो करते हैं। ओके बच्चों, इस तरह से ये हमने क्वांटम नंबर्स को आज यहाँ पर स्टडी किया, जो कि मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नहीं समझ में आया है, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, जो नोट्स आपको दिया है उस नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, डेफिनेटली यू विल बी
able to do the questions on the basis of the quantum numbers. Okay बच्चों, thank you.